हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि के बारे में हमें यहाँ पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को पढ़ना है। इसके साथ ही उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में जानना है। बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और बुद्धि का शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग है, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी एक सामान्य परिभाषा से। देखिए, बुद्धि की परिभाषा, ये वह सार्वजनिक क्षमता है जो किसी व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने यानी कि एमफुल वर्क करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तर्कपूर्ण सोचने के लिए तथा सामाजिक समायोजन में मदद करती है। कहने का मतलब है, अगर आप किसी गोल के पर्पज से कुछ काम करते हैं, तब आप अपनी बुद्धि का यूज करते हैं। अगर आप कोई तर्कपूर्ण चीज को सोचते हैं, लॉजिकल थिंकिंग आप अगर अपने दिमाग में लेकर आते हैं, तब भी आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही सामाजिक समायोजन, लोगों के साथ या समाज में तालमेल बिठाने में भी आप अपने विवेक का यूज करते हैं, यानी कि बुद्धि यहाँ पर भी आपको मदद करती है। अब जानते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हैं अल्फ्रेड बिने। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि बुद्धि न्याय या सामान्य ज्ञान की क्षमता है। अगर आप में कम से कम सामान्य ज्ञान भी है, यानी कि सामान्य स्तर पर आप ज्ञानी हैं, तो आप कहे जाएंगे कि आपकी बुद्धि औसतन है। औसतन बुद्धि है, यानी कि सामान्य ज्ञान तो आप रखते ही हैं। न्याय से मतलब यहाँ पर न्याय संगत चीजों से, अगर आप सही गलत में भेद कर पा रहे हैं, सही को आप सही बोल पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी आप अपनी बुद्धि का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी परिभाषा में ये चीज थी। थॉर्नडाइक ये बोलते हैं कि यह परिस्थितियों के साथ प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता है। यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां पर आपको एकदम से सॉल्यूशन नजर नहीं आता, लेकिन फिर आप क्या करते हैं? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और फिर धैर्य के साथ उससे आप निपट जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप बुद्धिमान हैं। प्याजे क्या बोलते हैं इसके बारे में? प्याजे बोलते हैं कि बुद्धि किसी के द्वारा अपने परिवेश को अनुकूल करने की क्षमता है। यानी कि किसी के द्वारा अपने परिवेश को अनुकूल करना मीन्स, ये तो वैसे भी बोल रहे थे बच्चों के बारे में कि वातावरण के साथ बच्चे क्या करते हैं? अनुकूलन के माध्यम से सीखते हैं, है ना? तो ये वही चीज है। अब जानते हैं गार्टन के बारे में। गार्टन कहते हैं ये पहचानने व सीखने की शक्ति है। आप में सीखने की योग्यता दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो बुद्धि का स्तर भी या बुद्धि भी आपकी उससे अलग होगी। तो कहने का मतलब है कि सीखने की योग्यता, सीखने की जो शक्ति है, सीखने की जो क्षमता है, वो किसके आधार पर उसकी गणना की जा सकती है? बुद्धि के आधार पर। ठीक है। टर्मन बुद्धि टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त चीजें जो आपके सामने मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बारे में अगर आप सोचने की योग्यता रखते हैं, तो कहने का मतलब है कि आप अपनी बुद्धि यूज कर रहे हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं? यह कार्य करने की विधि है। आप किसी भी काम को किसी मेथड के थ्रू करते हैं। कोई काम है, आपको दिया गया है, आप सीक्वेंस से कर रहे हैं या आप अपने हिसाब से उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो कहने का मतलब है आप विवेकशील तरीके से उसको कर रहे हैं। लास्ट, सिरिल बर्ड ये बोलते हैं कि यह लचीले समायोजन की क्षमता है। आप अपने वातावरण में किस प्रकार से समायोजन करते हैं, तो ये तो एक आम बात थी, लेकिन लचीला समायोजन यानी कि समायोजन करने में भी अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वहां पर कहा जाएगा कि आप बुद्धिमान हैं। तो ये परिभाषाएं थी, ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के बारे में, और ये सारे ही आपने नाम पढ़ रखे हैं पहले, तो इनके बारे में ये बुद्धि के बारे में क्या क्या चीजें कहते हैं, तो ये चीज हमने जान ली है। अब आगे देखते हैं। अब जानते हैं एक अन्य मनोवैज्ञानिक वेरनॉन ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है। ये इन्होंने 1960 में बुद्धि की परिभाषाओं का वर्गीकरण किया। तो इनका जो वर्गीकरण था, ये 3 भागों में विभाजित था। तो उन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है जैविक परिभाषाएं, यानी कि बुद्धि की परिभाषाएं 3 भागों में बांटी गई हैं इनके द्वारा। और पहली परिभाषा जैविक परिभाषा है, जो कि हमें कहती है कि पर्यावरण के अनुकूल बुद्धि किस प्रकार से काम करती है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं, इसमें बुद्धि मापन पर बल दिया जाता है ना। और तीसरा है परिचालन परिभाषा, ये स्थिति के अनुसार बुद्धि किस प्रकार से काम करती है, ये इस पर जोर देती है। तो ये तीनों परिभाषाएं हैं, इनका वर्गीकरण पूछा जा सकता है। अब जानते हैं बुद्धि की प्रकृति के बारे में। बुद्धि की प्रकृति में सबसे पहला पॉइंट है, यह एक प्राकृतिक उपहार है। बिल्कुल है, बुद्धि प्रकृति की देन है। कोई ज्यादा बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, तो ये हमारी और आपके हाथ में नहीं है, हमारे आपके हाथ में नहीं है।
ये प्राकृतिक उपहार है, तो इसी प्रकार से सभी की बुद्धि में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बुद्धिमत्ता के आधार पर यह कहना अनुचित है कि वह स्मृति, व्यवहार और परिश्रम में भी अच्छा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसकी मेमोरी भी अच्छी हो, उसका बिहेव भी अच्छा हो, साथ ही वह हार्ड वर्कर भी हो। ठीक है, तो ये चीजें अलग रही। बुद्धि भले उसकी अच्छी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी चीजें भी उसकी अच्छी हों। बुद्धि आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। बिल्कुल होती है। बुद्धि जेनेटिक होती है, इसके साथ ही इन्वायरमेंट से भी काफी इसको प्रभाव, मतलब काफी इस पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी के पेरेंट्स, आप, मैं एग्जांपल से अगर समझाऊं आपको, किसी के पेरेंट्स टीचर हैं, दोनों ही टीचर हैं, ठीक है, तो उनका बच्चा जो होगा उसमें काफी लक्षण उनके जैसे पाए जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जेनेटिक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स कुछ भी हों लेकिन वो बच्चे का पालन पोषण, उसका खान पान या उसका पर्यावरण जो है, जिसे वो जिस स्कूल में जा रहा है, उसका जो आस पड़ोस का माहौल है, वो सारी चीजें अगर बेटर हैं तो उसका भी प्रभाव किस पर पड़ेगा, बच्चे की बुद्धि पर पड़ता है। इनमें, यानी कि इन दोनों में भी सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो क्या है, आनुवांशिकता। यानी कि जेनेटिक चीजें, जेनेटिक फैक्टर जो है वो बच्चे की बुद्धि को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, अपेक्षा किसके, पर्यावरणीय कारकों के। बुद्धि की जैविकी क्या कहती है? अच्छे माहौल में पल रहा एक बच्चा जो सोचने व समझने में अधिक मस्तिष्क की वृद्धि को जन्म दे सकता है। यानी कि अगर आप अच्छे माहौल में पल बढ़ रहे हैं, यानी कि कोई बच्चा अच्छे माहौल में पल बढ़ रहा है तो वो विवेकशील होगा, ऐसी, मतलब यहाँ पर बात कही गई है कि उसकी उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, ठीक है, तो वो अधिक मस्तिष्क की वृद्धि को जन्म दे सकता है। यानी कि उसका जो मस्तिष्क है वो विस्तृत रूप से आगे बढ़ेगा, है ना। तथा यह भी संभव है कि बेहतर पोषण मस्तिष्क की मात्रा व वृद्धि दोनों का कारण बन सकता है। बेहतर पोषण मिलना हो, इसका भी प्रभाव पड़ता है, बेहतर माहौल है उसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले वाला पॉइंट जो था उसको ध्यान से आपको समझना है। आनुवांशिकता साथ ही पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं, जिसमें आनुवांशिकता का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो ये था किसके बारे में, बुद्धि की प्रकृति और बुद्धि का जो वर्गीकरण किया परिभाषा के आधार पर, तो वो चीजें थी। अब जानेंगे बुद्धि की विशेषता के बारे में। बुद्धि का विकास बचपन से किशोरावस्था तक होता है, ऐसा इसकी विशेषता में बताया गया है। लेकिन ये अपवाद है। हम ये नहीं कह सकते कि किशोर अवस्था के बाद में बुद्धि का विकास नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सामान्य तौर पर बुद्धि का विकास बालक में बचपन से किशोर अवस्था तक ही होता है जो कि गलत है। इससे पूर्व अनुभवों द्वारा लाभ लेना संभव होता है। यानी कि आपके जो प्री एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप क्या करेंगे, बेनिफिट लेंगे। तो वो किस आधार पर, बुद्धि के आधार पर। अगर आपने कोई चीज पहले ही सीख रखी है तो उसको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उस सीखी हुई चीज को किसी नए क्षेत्र में या फिर किसी भी जरूरत वाले क्षेत्र में उपयोग में लाते हैं, तो आप बुद्धि के आधार पर ही तो लेकर आएंगे। अगला पॉइंट है, इसके द्वारा भविष्य योजना बनाई जा सकती है, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग की जा सकती है। आपकी बुद्धि किस स्तर की है, आप अपने फील्ड में आगे क्या करना चाहते हैं, तो उसको आप पहले से ही मैनेज करके चलते हैं। सही व गलत के बीच भेद करना आता है। बिल्कुल सही और गलत के बीच में आप अंतर कर पाते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है। ये किसके आधार पर, बुद्धि के आधार पर लड़के व लड़कियों की बुद्धि में मामूली सा अंतर होता है, ऐसा ये नेचुरल है कि, लेकिन इसमें भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये भी विवादास्पद एक तथ्य हो गया कि यहाँ पर कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे पुरुष बुद्धिमान नहीं होते, या सारी की सारी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धि रखती हैं, तो ये कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बुद्धि के माध्यम से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो उसकी विशेषताओं में आ गई, तो वो हमने यहाँ पढ़ ली है। अब जानते हैं बुद्धि के सिद्धांत बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत हैं जो कि अलग अलग लोगों ने दिए हैं। तो यहाँ पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ये दिया था अल्फ्रेड बिने ने। इनके अनुसार एक कारक बुद्धि ही सभी मानसिक क्रियाओं में काम करती है। इनका कहना था कि एक फैक्टर वाली बुद्धि ही सारे फैक्टर में, सारे फील्ड में काम करती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे की बुद्धि, किसी भी बच्चे की बुद्धि अगर एक कारक है, तो इन्होंने एक कारक बुद्धि के आधार पर ऐसा कहा है कि
वो इतिहास में भी अच्छा होगा, वो आर्ट्स में भी अच्छा होगा, वो साइंस में भी अच्छा होगा, वो मैथ्स में भी अच्छा होगा, वो इंग्लिश में भी अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि ये कहते हैं कि एक सामान्य बुद्धि से ही आप सारे फील्ड में काम कर सकते हैं, तो लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी की बुद्धि शुरू से ही साइंस में ज्यादा वो इंटरेस्टेड होता है तो फिर वो साइंस की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। कोई कॉमर्स में होता है तो कॉमर्स की तरफ, किसी के सब्जेक्ट आर्ट्स वाले अच्छे हैं तो आर्ट्स की तरफ, यानी कि किसी एक में या एक से दो में आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाए कि सभी में वही काम कर जाए एक ही बुद्धि, तो ये ठीक नहीं होगा। तो इनके इस सिद्धांत को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली है। आइए जानते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पियरमैन ने किया था। इन्होंने विनय के एक कारक सिद्धांत को अपवादित मानते हुए द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के रूप में हम जानेंगे। विशिष्ट कारक सबसे पहले जानेंगे सामान्य कारक। सामान्य कारक यानी कि जी फैक्टर या जनरल फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो विशिष्ट कारकों में प्राथमिक रूप से पाए जाते हैं, विशिष्ट कारकों में, विशिष्ट कार्यों में, ठीक है। देखिए, सिर्फ बोलना, मतलब किसी भी प्रकार से कैसे भी बोलना, वो एक सामान्य कारक है, सामान्य कार्य मान लीजिए। लेकिन इंग्लिश बोलना, मतलब एक बेहतर इंग्लिश बोलना, वो क्या है, एक विशेष कार्य है। सामान्य कार्य है सिर्फ बोलना, विशेष कार्य है इंग्लिश बोलना। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि विशेष कार्यों में प्राथमिक रूप से पाए जाने वाले कारक कौन से होते हैं, सामान्य कारक। इंग्लिश बोलना जो कि विशेष कार्य है वो अपने आप में एक विशेष कार्य है, उसको एक अलग चीज हम मान के चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहला जो काम था वो तो बोलना था ना। जब तक सामान्य कारक नहीं होगा तब तक विशेष कार्य नहीं होगा। ये कहा गया यहाँ पर कि विशेष कार्यों में भी सामान्य कार्य पहले आएंगे, प्राथमिक रूप से पाए जाएंगे, उसके बाद ही विशेष कार्य पाए जाएंगे। कहने का मतलब है पहले बच्चा बोलना सीखेगा, उसके बाद वो इंग्लिश बोलना सीखेगा, ठीक है। तो विशेष कार्यों के लिए जो प्राइमरी है, यानी कि जिसकी प्रायोरिटी है, वो किसकी है, वो पहले सामान्य कार्य की है, यानी कि बोलने की है। विशिष्ट कारक, स्पेशल फैक्टर यानी कि एस फैक्टर, जो किसी विशेष क्षेत्र में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। इंग्लिश बोलना, स्पेनिश बोलना, फ्रेंच बोलना, ठीक है संस्कृत बोलना, या कोई भी भाषा, कोई भी अलग भाषा हुई, या इसके साथ ही कोई भी आप काम ऐसा ले सकते हैं जो विशेष कार्य है। सामान्य कार्य वो है जो सभी कर रहे हैं, है ना, जनरल चीजें हैं, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ खास किया है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ खास कर रहे हैं तो उस खास से पहले आप उस सामान्य कार्य को भी कर रहे हैं, उस खास कार्य से पहले आप संबंधित सामान्य कार्य भी आप करके चल रहे हैं। जैसे कि बच्चा अगर कोई गेम खेलता है, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, यानी कि वो एक्टिव है ना। इसी प्रकार से मैंने इंग्लिश का जो एग्जांपल लिया वो ज्यादा बेहतर है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कोई भी भाषा सीखना या भाषा अच्छे से बोलना वो एक विशेष कार्य तो है, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उसमें आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, ठीक है, उसमें उससे जुड़े हुए स्किल आपके अच्छे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बोलना आया होगा। बोलना क्या है, एक सामान्य कार्य। तो कहने का मतलब है इन्होंने कहा बुद्धि को दो कारक पर, इन्होंने बुद्धि को दो कारकों में विभाजित किया है। पहला था सामान्य कारक और दूसरा था विशिष्ट कारक। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और दूसरा वाला तो पहले पर ही आधारित है, ठीक है। तो यहाँ हमने बुद्धि की विशेषता के साथ दो सिद्धांतों को पढ़ लिया, और जो हमारा दूसरा सिद्धांत है इसको हमें थोड़ा और जानना है, तो आइए उसको जानते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति में एक सामान्य तथा कई विशिष्ट तत्व होते हैं, यानी कि जी फैक्टर एक होगा और इसके साथ ही जो एस फैक्टर है वो इसमें कई प्रकार से पाए जा सकते हैं। जी फैक्टर अमूर्त सोच से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जो सामान्य कारक हैं उसी के आधार पर आप क्या करते हैं, अमूर्त सोच विचार करते हैं। इसमें ज्ञानार्जन करना, ये अमूर्त सोच से किस प्रकार जुड़ा हुआ है तो वो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। इससे आप ज्ञानार्जन यानी कि नॉलेज गेनिंग, तर्क करना यानी कि लॉजिक्स लगाना, वातावरण के अनुकूल होना, शिक्षा व अनुभव से लाभ प्राप्त करना शामिल है। ये सारे काम किससे होते हैं, सामान्य कारक के तहत होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अर्थात उच्च सामान्य बुद्धि वाले लोग तेजी से सीखते हैं, यानी कि जिनके सामान्य कारक बेटर होते हैं तो उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी काफी इफेक्टिव होता है। देखिए, स्पीयरमैन से प्रभावित होकर ऑर्थन जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रम मॉडल प्रस्तुत किया। ये जिसने द्विकारक सिद्धांत दिया है उनसे एक प्रभावित होते हैं
इन इन सज्जन का नाम क्या है, ऑर्थर जैनसन, और इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल को इन्होंने बोला कि 2 लेवल्स पर काम करता है। तो पहला लेवल है सहचार्यात्मक अधिगम। इसमें आगत व निगत लगभग समान होते हैं, जैसे कि रटने वाला अधिगम व स्मृति। ये अपने मॉडल में फर्स्ट लेवल में ये बताते हैं कि इनपुट आउटपुट लगभग सेम होते हैं, यानी कि जैसी चीज आपने सीखी है वैसी की वैसी ही आप उसको सुना रहे हैं, या फिर उसको उसी प्रकार से आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना। उसकी जो परफॉर्मेंस है, निष्पादन है, वो आप सेम वैसी करें जैसा आपने सीखा था। तो यहाँ आपने कुछ नया नहीं किया, यानी कि बालक रट कर सीख रहा है ना। उसका अधिगम क्या हो रहा है, रोट लर्निंग कहेंगे इसको, और यहाँ पर उसकी स्मृति भी उसी प्रकार से बनेगी। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसी बुद्धि है जो रट कर काम करती है ना। दूसरा है संकल्पनात्मक या संज्ञानात्मक अधिगम। इस अधिगम में बुद्धि किस प्रकार से काम करती है, इसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं, यानी कि हाई लेवल्स के स्किल पाए जाते हैं, जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में बदलते हैं। यानी कि जो चीज आपने सीखी है, जो आपका इनपुट है, वो प्रभावी रूप से बाहर निकलता है, यानी कि जो इनपुट की अपेक्षा आउटपुट आपका काफी प्रभावी होता है। मीन्स उदाहरण से समझेंगे, समस्या हल करने की क्षमता, यहाँ मैंने लिख रखा है। तो किसी भी समस्या को हल आप किस प्रकार से करते हैं, आपने उस समस्या से संबंधित कोई चीज सीखी है, या किसी सीखी हुई चीज के पक्ष में सीखी हुई चीज से संबंधित आपको कोई समस्या दी गई है और उसको आपको हल करना है। तो आप ऐसा नहीं कि जैसा सीखा गया था आप उसी आधार पर ही उसका हल निकालेंगे, आप उसमें अपनी भी लॉजिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी के साथ में आप उसका सॉल्यूशन देते हैं और वो इफेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर रॉट लर्निंग नहीं देखने को मिलेगी आपको, यानी कि बच्चा रट कर नहीं सीख रहा है। रट कर सीखेगा तो उतना जितना उसने सीखा है वो उतना ही बता पाएगा, लेकिन अगर रटने से अलग भी अगर वो अपनी बुद्धि को यूज कर रहा है, तो यहाँ संज्ञानात्मक वर्ड आ गया, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए। तो यह अपनी बुद्धि यूज करके वो उस चीज को अलग तरीके से हल कर रहा है। तो यानी कि सीखी हुई चीज का परफॉर्मेंस या निष्पादन उसने किस प्रकार से किया, ये यहाँ पर ज्यादा मैटर करता है। तो ये हमने जाना है किसके बारे में, हम द्विकारक सिद्धांत पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही उन्हीं के मॉडल से, उन्हीं से प्रभावित होकर, यानी कि स्पीयरमैन से प्रभावित होकर ऑर्थर जैनसन ने अपना एक मॉडल दिया जिसमें 2 स्तर थे, तो इसको भी हमने जान लिया है। यदि जानते हैं बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को, इसे दिया था थॉर्नडाइक व गैरेट ने। देखिए ये बहुकारक सिद्धांत बता रहे, पहले हमने पढ़ा एक कारक सिद्धांत विनय का, उसके बाद स्पीयरमैन का हमने द्विकारक सिद्धांत पढ़ा, और इसके बाद अब थॉर्नडाइक का हम बहुकारक सिद्धांत पढ़ते हैं। बुद्धि को इन्होंने कई फैक्टर्स में डिवाइड किया है कि बुद्धि एक कारक या द्विकारक पर ही आधारित नहीं है, और बहुकारक में ये लेकर आए हैं किस किस को, पूर्णता, अंकगणित, मतलब बहुकारक सिद्धांत के आधार पर इन्होंने एक परीक्षा विकसित की है जिसमें ये चारों चीज, पूर्णता यानी कि कंप्लीशन, अंकगणित अरिथमेटिक, शब्दावली वोकैबुलरी, और निर्देश परीक्षा यानी कि डायरेक्शन टेस्ट, इसके बेस पर इन्होंने एक बुद्धि की परीक्षा विकसित की कि ये चारों चीजें उसमें होंगी, यानी कि बुद्धि को इन्होंने मल्टीपल फैक्टर्स के बेस पर बताया है। यहाँ देखिए इसमें 3 प्रकार हैं। मूर्त बुद्धि यानी कि गत्यात्मक या यांत्रिक बुद्धि, मूर्त से मतलब कंक्रीट, और इस शब्द को हम काफी बार परिभाषित कर चुके हैं, काफी बार हमने इस चीज पर चर्चा की है कि मूर्त चीजें क्या होती हैं, जो हमारे सामने मौजूद होती हैं और उनके बारे में हम बाद में भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो चीज हमने देखी हुई है। बिना देखी चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो होती है अमूर्त, है ना। तो यहाँ पर मूर्त के बारे में क्या कहा गया है कि ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि जो अपने सामने रखी चीजों के बारे में लॉजिक्स लगाते हैं, उन पर काम करते हैं, ठीक है, सोच विचार करना या जो भी चीजें हैं, तो वो उनके समक्ष वाली चीजों के प्रति होती है। यहाँ पर इंजीनियर किसी भी चीज का काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है वो अमूर्त सोच के हिसाब से इंजीनियरिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पर क्या करना है कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, वो आपके समक्ष मौजूद होता है तभी तो आप उस पर काम करोगे। तो यहाँ आर्किटेक्ट और इंजीनियर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी बुद्धि मूर्त बुद्धि होती है ना। सेकंड है अमूर्त बुद्धि, यानी कि सार बुद्धि। यह शब्दों, संख्याओं व प्रतीकों का जवाब देने की क्षमता है, यानी कि आप दी गई चीजों के बारे में अगर रिप्लाई दे पा रहे हैं तो आप उसके बारे में अमूर्त सोच रखते हैं।
यह गहन अध्ययन पर आधारित है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति ज्ञान अर्जन में रुचि लेते हैं, यानी कि जिनकी बुद्धि अमूर्त होती है। अमूर्त बुद्धि कब होगी? जब आप काफी सारी चीजें जान चुके होंगे, है ना। बच्चों में अमूर्त बुद्धि कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनके सामने उनके पर्यावरण में जो भी चीजें मौजूद है वो उसी के बारे में सोच विचार रखते हैं, करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अमूर्त चीजें जो उसके सामने मौजूद नहीं है, जो उसने खुद देखी भी नहीं है, उनके बारे में भी वो सोचना, कल्पना शक्ति उसकी, है ना, तर्क शक्ति, विचार करने की शक्ति, ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में या व्यक्ति में कब आती हैं? गहन अध्ययन के बाद, यानी कि पुस्तकों आदि से जब हम गहन अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि हमारी एजुकेशन एक हाई लेवल की हो जाती है, तो हमारी थिंकिंग भी क्या हो जाती है? ब्रॉड थिंकिंग हो जाती है। हम ब्रॉड माइंड से सोच विचार करते हैं। और ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति नॉलेज गेनिंग में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। तो इनमें पाए जाने वाले व्यक्ति हैं शिक्षक, वकील, डॉक्टर, सीए, क्योंकि इनकी एक ये हाई स्टडी करके आते हैं और उसके बाद उस पर सोच विचार करना, यानी कि अमूर्त सोच रखना, ये ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। थर्ड है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में कहा गया है कि यह दैनिक जीवन की सामाजिक स्थितियों में प्रतिक्रिया देने की क्षमता शामिल है। मतलब इसमें वो क्षमता शामिल होती है, सामाजिक बुद्धि वाले लोगों में जो क्वालिटी होती है वो ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी दैनिक जीवन की जो चीजें हैं उनका परफॉर्मेंस सामाजिक रूप से कैसे करते हैं। यानी कि सोशली वो अपनी दैनिक जीवन की चीजों को किस प्रकार से सामने लेकर आते हैं। कोई स्पीच देने में अच्छा है, तो अगर उससे आप पर्सनली बात करेंगे तो ये तो कॉमन सी चीज है। पर्सनली तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन सोशली वो किस प्रकार से लोगों से कम्युनिकेट होता है, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी बुद्धि जो है वो किस प्रकार की सामाजिक बुद्धि है। इसीलिए वो लोगों से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट अच्छे से हो पाता है। उसकी स्पीच अच्छी है ना। इसके साथ ही झिझक नहीं है, बातचीत करना अच्छे से आता है, किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलना उसको अच्छे से आता है। तो ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति समाज सेवी होते हैं, इनके सोशल वर्कर होते हैं, नेता लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं। तो इस बुद्धि में कौन आता है? जिनका वार्तालाप, यानी कि जो जिनकी वर्तनी अच्छी है, जिनके बोलने का तरीका अच्छा है, तो वो लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जान लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत।